इस वीडियो में आपको कक्षा 12वीं भूगोल का पहला चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराने वाला हूं। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप सभी सवालों को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के जितने भी सवाल हैं सारे सवाल बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं सवालों को लिया गया है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके एग्जामिनेशन में आने की सर्वाधिक है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक कंसेप्ट के साथ सारे सवालों को देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। जिस भी सवाल का आंसर आपको पहले से याद रहे आप उसको चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे, और जो ना याद रहे उसको याद करने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य मकसद है चैप्टर को ऑब्जेक्टिव के रूप में भी अच्छे से क्लियर कर लेना। नोट्स भी इसका मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी करा रखा है, आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी करा दिए गए हैं, और अब बारी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप सभी सवालों को देखेंगे। देखिए, पहला जो सवाल है आपका, पहला सवाल क्या कहता है मेरे भाई? पहला सवाल है कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, इरेटोस्थेनीज, रैटजेल, डार्विन और बकल। तो अगर आप ऑप्शन पे नज़र दौड़ाएंगे तो जो पहला ऑप्शन है इरेटोस्थेनीज, तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा इनके बारे में कि इनको जो है व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल कहने का तात्पर्य हो गया किसी एक विषय क्षेत्र पर अध्ययन करना, किसी एक विषय क्षेत्र पर जानकारी देना। तो ये इरेटोस्थेनीज जो है वो व्यवस्थित भूगोल के जनक के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर हमारा सवाल है आधुनिक मानव भूगोल, यानी मॉडर्न जो भूगोल में जो मॉडर्नाइजेशन हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, उसके जनक की बात की जा रही है। तो सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी ही जो आपका दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी जो आपका उत्तर है रैटजेल, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और डार्विन की बात करें तो डार्विन तो आपको पता है कि इन्होंने जीव विज्ञान पर शोध करा था, और इन्होंने पुस्तक भी लिखा, ऑन दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। बकल का तो संबंध क्लियर है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रैटजेल। रैटजेल देखिए, इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी, और इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से समझिए कि भूगोल की दशा दिशा ही बदल डाली, भूगोल में एक बहुत बड़ी क्रांति इन्होंने लाई। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका क्या जवाब होगा? जवाब होना चाहिए रैटजेल। आधुनिक मानव भूगोल का जनक रैटजेल साहब को कहा जाता है। क्लियर? देखिए, जितने भी ऑप्शंस हैं ऑप्शंस को भी क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल एग्जाम में जो है वो ऑप्शन बदल भी जाते हैं। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा, अगर आप इन चीज़ों का जो है कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर किए हुए रहेंगे तो आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। और मैंने इस चैप्टर को बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा रखा है। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, सॉफ्ट स्टडी आर्ट्स ज्योग्राफी प्लेलिस्ट, आपको मिल जाएगा। सारे चैप्टर सीक्वेंस में आपको हर एक चैप्टर मिल जाएंगे। तो आपको वहां से क्या करना है? चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। और जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा, जो नए हैं उनको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट आप देखेंगे चैनल के प्लेलिस्ट में तो आपको सारे वीडियो जो है एक सीक्वेंस फॉर्म में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर रुख करें तो हमारा अगला सवाल है सेकंड नंबर। सवाल क्या कहता है मेरे दोस्त? पढ़कर देखिए आप कि मानव भूगोल जो है वो मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित अध्ययन, यहाँ पर देखिए एक एग्जामिनेशन में ऐसे भी सवाल पूछ दिया जाता है कि किस भूगोलवेत्ता द्वारा संश्लेषण शब्द पे जोर दिया गया है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर मानव समाज जो मनुष्य है और इस समाज में जो रहता है उनका, और धरातल यानी जो ये पृथ्वी है, इनके बीच के संबंधों का एक क्या है? तो संश्लेषित आप कह सकते हैं, डीप जो है वो अध्ययन है। यानी हम लोग क्या पढ़ते हैं मानव भूगोल में? तो मानव भूगोल में हम मानव समाजों और धरातल के बीच के संबंधों का एक गहरा अध्ययन करते हैं। ये जो कहा गया किसके द्वारा कहा गया, या यूं कहिए कि ये जो मानव भूगोल की परिभाषा है किनके द्वारा दी गई? तो किनके द्वारा दी गई? तो ये देखिए ऑप्शन ए है रीटर का संबंध तो है नहीं, आप समझ सकते हैं। ऑप्शन भी आप देखिएगा रैटजेल। तो मैं आपको यहाँ पर देखिए पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको आंसर कराते चल रहा हूँ। आप लोग जिनको पता हो पहले से वो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे आंसर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रैटजेल नहीं। रैटजेल द्वारा जो है वो मानव भूगोल का डेफिनेशन इस तरह से दिया गया कि मानव समाजों और ये धरातल के बीच संबंधों का क्या है? तो एक संश्लेषित अध्ययन है। और एक बात मैं अभी आपको क्लियर कर दूं कि देखिए जितने भी भूगोलवेत्ताओं द्वारा जो भी डेफिनेशन दिया गया है, आपको सारे डेफिनेशन को एकदम हूबहू याद कर लेना है। इसमें देयर इज नो एनी चेंजेस, बदलाव का कोई गुंजाइश नहीं है। जो ये आप लोगों का सवाल रहता है कि इसको थोड़ा और इजी वे में समझा दीजिए, इजी वे में करवा दीजिए, नहीं, जो भूगोलवेत्ताओं द्वारा डेफिनेशन दे दिया गया है उसको सिंपल आपको क्या करना होगा? याद कर लेना होगा। आप यूं ऐसे समझ लीजिए कि मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन किसने कहा मानव भूगोल को? तो ये रैटजेल के द्वारा कहा गया। क्लियर कंसेप्ट? आगे बढ़ जाएं।
ठीक है, देखिए बिल्कुल सारे सवालों को समझकर पढ़िए। पढ़ना, सवालों को स्किप करना या सवालों को जल्दी जल्दी भगा देना, ये पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई का मतलब क्या है? पढ़ाई का मतलब है कि चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। सवाल को किसी प्रकार से तोड़ मरोड़ कर पूछा जाए फिर भी आप जवाब देने में सक्षम हो, आप जवाब दे पाएँ, ये आपका उत्तरदायित्व तो बनता है अगर आप किसी भी विषय की पढ़ाई कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए और यही एक मेधावी छात्र की पहचान भी होती है मेरे भाई। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिएगा। सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और चैप्टर का यूं कहिए कि ये एक तरह से बेस मॉडल सवाल है। बेस मॉडल सवाल कहने का मतलब ये पूरी की पूरी जो अध्याय है, चैप्टर है, पाठ है आपका, वो इस सवाल से सीधा सीधा स्पष्ट तरीके से जुड़ा हुआ है। सवाल देखिए क्या कहता है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया। नियति क्या होता है? जब कभी हमारे यहाँ कुछ घटना घट जाता है, अचानक कोई घटना घट जाता है तो लोग कहता है कि नियति का ये देन है, नियति का देन है। आप एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं, जब आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल क्या है? एक वैज्ञानिक विषय है और जब आप इसे पढ़ते हैं तो इसमें मतलब जो हम लोग भगवान देवी देवता मानते हैं, दैवीय चीज़ों को यहाँ पे नहीं माना जाता है, तो आप यहाँ पे उसको प्रकृति का नाम देते हैं। क्या? प्रकृति का नाम देते हैं। तो प्रकृति से आप इसका सीधा संबंध समझ सकते हैं। जब नियतिवाद की कही गई तो इसका सीधा संबंध किससे है? तो प्रकृति से इसका सीधा संबंध है मेरे भाई। ठीक है, तो कहा गया कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शंस आपके यहाँ पे क्लियर हैं, प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, ए और बी दोनों। तो क्लियर हो गया। अरे भाई, मेरे बोलने से पहले इसका आंसर आपके द्वारा क्लियर कर दिया गया होगा, क्योंकि मैंने इतना हिंट्स आपको दे डाला, मैंने इतना हिंट्स आपको पहले ही प्रस्तुत कर दिया। तो अब तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? सर बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, प्राकृतिक घटक। सर प्राकृतिक घटक को ही महत्वपूर्ण माना गया है। क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? सर प्राकृतिक घटक को। तो चलिए अगला सवाल जस्ट इसका देखिएगा, क्या सवाल कहता है? संभववाद अवधारणा। तो भाई मेरे ये चैप्टर पूरा का पूरा आप ऐसे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर अभी समझा दे रहा हूं। जैसे आप एक जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ, दूसरा जो है संभावनाओं को जन्म देता है। चैप्टर आपने पढ़ा तो बिल्कुल आपको वहां पे क्लेरिफाई किया गया होगा कि यहाँ पर जब मनुष्य जो है प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके संभावनाओं को जन्म देना शुरू करता है तो उसको संभववाद की अवधारणा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और जब मनुष्य जो है प्रकृति के नियमों का ही पालन पोषण करता है, आज से हम लोग अगर आप ऐसे समझिए, एक जीता जागता उदाहरण मैं आपके समक्ष अगर प्रस्तुत करूं, जस्ट एन इमेजिनेशन, आप इमेजिन करके देखिए कि मान लीजिए अभी सारे जितने भी मोटर गाड़ी हैं या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं सब क्या हो जाए? एकाएक बंद हो जाए, तब आप बताइए क्या माहौल आएगा? माहौल ऐसा आएगा, लगेगा कि हम लोग कई साल पीछे चले गए हैं, कई साल पीछे चले गए हैं, ऐसा होगा ना। तो बस वही समझिए, जो पुराने समय का जो दौर था वो आप यूं कह सकते हैं कि ये नियतिवाद का दौर था, यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद भी उसको कहा गया। यानी पर्यावरण ने क्या कर लिया? निश्चय कर लिया है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के अंतर्गत आ गया। मनुष्य को क्या करना है? तो प्रकृति का गुलाम होकर रहना है, प्रकृति का दास बनकर रहना है। क्लियर? मनुष्य को क्या करना है? प्रकृति का दास बनकर रहना है। लेकिन जब बात आई संभववाद की, तो संभववाद की अवधारणा में जो है कौन सा घटक महत्वपूर्ण आपका हो जाता है? तो भाई मेरे संभववाद अवधारणा में आपका घटक जो महत्वपूर्ण होता है वो है आपका मानवीय घटक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मनुष्य जो है खुद जो है वो प्रकृति को अपने अनुसार ढालता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एनसीईआरटी में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप देखिएगा कि जैसे ठंडे प्रदेश में घूमने जाता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो फिर क्या करता है? कार का हीटर जलाकर वहाँ पे ठंड को दूर किया जाता है। तो मनुष्य क्या किया? देखिए ठंड का मौसम है फिर भी हीटर चलाकर उसका क्या किया जाता है? तो ठंड से मतलब बचाव किया जाता है। तो क्या हुआ? प्रकृति के लिए बाध्य तो नहीं ना है भाई कि ठंड है तो ठंड हमें झेलना पड़ेगा, नहीं। मनुष्य ने क्या किया? कपड़े बनाया। मनुष्य ने क्या किया? प्रौद्योगिकी का विकास किया। तो जब प्रौद्योगिकी का विकास होने लगता है तो संभववाद की अवधारणा जो है, संभववाद की अवधारणा के अंतर्गत ये चीजें आ जाती हैं। और एक बात याद रखिएगा, जब प्रौद्योगिकी का विकास होगा तो लोगों के अंदर जो आप कहते हैं ना कि लोगों के अंदर जैसे ये सारा जो अभी का टाइम प्रकृतिकरण का जब समय रहेगा तो लोगों के अंदर जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, इसका जो होता है विकास होता है। लेकिन जब प्रौद्योगिकी का विकास होता है तो मानव सभ्यता का विकास होता है, मानव सभ्यता का विकास होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी।
ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दैवीय तो इसमें होगा नहीं, प्राकृतिक तो आप पढ़ ही चुके हैं, तो दैवीय होगा नहीं, तो सही जवाब आपने क्लियर कर लिया। चलिए मेरे भाई, ये भी देखिए 3 ही इंपॉर्टेंट है आपका। 5वां नंबर जो सवाल है कि नौ निश्चयवाद में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो देखिए क्या हुआ मैटर कि ऑस्ट्रेलिया के एक भूगोलवेता थे जिनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। टेलर का मतलब क्या होता है, टेलर ऐसे आप समझ लीजिए याद करने के लिए, टेलर का काम क्या होता है, कपड़े को जोड़ना। टेलर का काम क्या होता है, कपड़े को जोड़ना। तो टेलर कोई भी कपड़ा जोड़ता है। तो नौ निश्चयवाद में ग्रिफिथ टेलर द्वारा जो है यही अवधारणा प्रस्तुत किया गया कि जो संभववाद आपका है और नियतिवाद है यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद है, इन दोनों को एक समन्वय के साथ, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन के साथ साथ लेकर चलना है। और इसी को रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा भी कही गई। रुको और जाओ निश्चयवाद क्यों कहा गया, तो भाई मेरे रुको और जाओ इसलिए कहा गया, जैसे एग्जाम्पल दिया गया ट्रैफिक सिग्नल का। जब लाल बत्ती जलता है ट्रैफिक पे तो व्यक्ति क्या होता है, रुक जाता है, और जब हरा बत्ती होता है तो आदमी चलना शुरू कर देता है। मतलब चलने के लिए आपको क्या किया जाता है, वहां पे आपको कह दिया जाता है, आप अलाउ हो जाते हैं कि आप चल सकते हैं, पार कर सकते हैं। तो उसी तरह से कहा गया कि जब प्रकृति विनाशकारी रूप ले तो आप थोड़ा रुक जाओ भाई, लेकिन जब प्रकृति आपको मौका दे तो आप बढ़ो ना। तो ये बातें यहाँ पर कही गई, मतलब दोनों का आपको क्या करना है, मिलाकर चलना है। ये चीजें यहाँ पर प्रस्तुत की गई। तो ये नौ निश्चयवाद की अवधारणा हो गई। अंग्रेजी में इसे नियोडेटर्निज्म के नाम से जानते हैं। तो किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, तो मेरे भाई इसमें जो है ना आप बता सकते हैं इसका आंसर बिल्कुल। तो इसमें हो गया प्राकृतिक घटक को भी सर और मानवीय घटक को भी सर, यानी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमारा सी सही जवाब हो जाएगा सर। ए और बी दोनों, प्राकृतिक घटक भी और मानवीय घटक भी। तो नौ निश्चयवाद की अवधारणा में हम प्राकृतिक घटक को भी महत्वपूर्ण मानते हैं और मानवीय घटक को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा, अगर आपसे सवाल पूछे कि सर पर्यावरणीय निश्चयवाद में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, तो जवाब आपका क्या होगा, पर्यावरणीय निश्चयवाद में प्राकृतिक घटक को, संभववाद में मानवीय घटक को, नौ निश्चयवाद में दोनों को। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर, टेलर का काम जोड़ना, दोनों अवधारणाओं को जोड़कर नई अवधारणा दे दिए नौ निश्चयवाद की अवधारणा। क्लियर कंसेप्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा कि व्यवहारिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल, यहाँ पर सारी भूगोल की शाखाओं के बारे में भी जिक्र किया गया। देखिए तो आप, व्यवहारिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं, कौन से भूगोल के अंतर्गत आते हैं, किसके उपक्षेत्र हैं मेरे भाई, तो ये सब आपके जो है मानव भूगोल के ही उपक्षेत्र हैं। वारेनियस ने अपनी पुस्तक में, देखिए वारेनियस ने भूगोल को दो भागों में, सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल के अंतर्गत क्या किया था, बांटा था। ठीक है, सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल, ठीक ना, याद रखिएगा। डार्विन का ऑन दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज था, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है कि व्यवहारवादी भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल अथवा चिकित्सा भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है, तो व्यवहार, व्यवहार किसके अंतर्गत, समाज के अंतर्गत। अवकाश, संस्कृति किसके अंतर्गत, समाज के अंतर्गत। ऐतिहास, समाज के अंतर्गत। चिकित्सा, समाज के अंतर्गत। तो ये सब जो है वो सामाजिक भूगोल का ही क्या है, उदाहरण है। नगरीय भूगोल में आप समझ गए, इसका जो संबंध हो जाएगा वो नगर से हो जाएगा, नगर से हो जाएगा। और जो हो जाएगा राजनीतिक भूगोल, आप समझ ही गए, सैन्य, ये सब आ जाएगा आपका राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत। और जनसंख्या भूगोल में हम बता रहे हैं तो किसी खास जगह की संख्या के बारे में, यानी लोगों की संख्या के बारे में इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो चीजें यहाँ पर क्लियर है। अगर आप देखें तो सवाल से यहाँ पर आंसर क्लियर है कि व्यवहारवादी भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल मानव के किस भूगोल का उपक्षेत्र है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सामाजिक भूगोल का यह क्या है, उपक्षेत्र है। मोस्ट वीवीआई सवाल है। देखिए इसी तरह के तो सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो ये वीवीआई सवाल है मेरे भाई, दम बिल्कुल याद रखने का। अगला सवाल देखिएगा कि निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, अभी मैंने आपको पढ़ाया निर्वाचन किसके अंतर्गत आएगा, ये सब एक राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। निर्वाचन हो गया, सैन्य भूगोल हो गया, तो ये सब निर्वाचन और सैन्य किसके अंतर्गत आ जाएगा, राजनैतिक। सामाजिक से आप भली भांति परिचित हो, अभी आपने परिचित हो रखा है। नगरीय भूगोल से आप परिचित हैं, जनसंख्या भूगोल से भी आप परिचित हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा राजनैतिक भूगोल। राजनैतिक भूगोल आपके सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, विपणन भूगोल,
पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? एनसीईआरटी का लास्ट पेज, चैप्टर 1 का लास्ट पेज से पहले वाला पेज बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, वहीं से अब एमसीक्यू बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। हालांकि मैंने बिल्कुल इतना प्रयास करा है कि इस चैप्टर से जितने भी सवाल आपके बन सकते थे, इंपॉर्टेंट टाइप के जितने भी सवाल जो एग्जामिनेशन में आने लायक थे, मैंने सारे सवालों को लाया है यहाँ पे। आप ऐसा पूरे क्लास को कर लीजिए, अगर आपको ऐसा लगे कि कोई ऐसा सवाल हो जो कि मैं छोड़ दिया हूँ तब आप मुझे बोलिएगा, ऐसा एक भी सवाल आपको नहीं लगेगा। पूरा चैप्टर जो है ना आपको लाइन बाय लाइन मैंने निकाला है मेरे भाई, लाइन बाय लाइन। आपको इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा, या सॉफ्ट स्टडी ऐप पे भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा। संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? तो ये किसका है? तो संसाधन भूगोल, ये रिसोर्स संसाधन किसके अंतर्गत आएगा? आप ऐसे ही सोच कर देखिए ना, कृषि भूगोल, ये सब आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा। नहीं, संसाधन भूगोल, विपणन, पर्यटन, पर्यटन मतलब घूमना है यार, आर्थिक स्थिति, आर्थिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा, ये आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आर्थिक भूगोल। ये सब इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत ये सब आपको आ जाएंगे। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा। आप देखिए यहाँ पे सामाजिक, नगरीय, राजनीतिक से भली भांति परिचित है, तो एलिमिनेशन मेथड भी लगाया कीजिए एग्जामिनेशन में। मान लीजिए अगर आंसर नहीं याद रहे तो ऐसे ऑप्शंस को क्रॉस करके भी एक आंसर लाया जा सकता है। लगे कि हाँ ये आंसर नहीं होगा तो इसको क्रॉस मारिए, क्रॉस मारते चलिए और एक आंसर आपका सही यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसको कहते हैं इलिमिनेशन मेथड। तो इलिमिनेशन मेथड मींस ऑप्शन को इलिमिनेट करना। इलिमिनेट करना मतलब हटाते जाना, तो एक अपने आप क्या हो जाएगा, फिल्टर करके एक सही आंसर आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा, प्रतीत हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर? चलिए 10वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? कौन जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? अगर आप देखेंगे क्षेत्रीय विभिन्नता, तो ये मानव भूगोल में आती ही आती है। मानव भूगोल के अंतर्गत क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी मैंने पढ़ाया था चैप्टर में, आप देख लेंगे। जो बच्चे नए हैं या आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन, या आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 1 बाय आकाश सर या सॉफ्ट स्टडी आर्ट्स, आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप सिंपल सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा सारे वीडियो, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। फिर मैं आपको एक बार बता दूं, आपको सर्च करना है क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 1 एक्सप्लेनेशन, आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, आकाश सर या सॉफ्ट स्टडी आर्ट्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर कंसेप्ट? चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता बिल्कुल संबंध है सर। मात्रात्मक क्रांति, देखिए मात्रात्मक क्रांति जो है ना ये सांख्यिकी भूगोल के अंतर्गत आता है। मात्रात्मक क्रांति सांख्यिकी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो 1950 से 1960 का जो समय चला ना, द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय चला, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो समय था, इसके अंतर्गत मात्राओं पे, यानी मात्रा करने मतलब क्वांटिटी पे ज्यादा जोर दिया गया और सांख्यिकी के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। तो ये जो है वो मानव भूगोल का पार्ट्स न होकर ये सांख्यिकी भूगोल का पार्ट्स है। सो मात्रात्मक क्रांति नहीं होगा। स्थानिक संगठन भी हुआ, अन्वेषण एवं वर्णन भी हुआ। अन्वेषण एवं वर्णन भी आपके यहाँ पर करे गए थे। मैं सबके बारे में डिटेल पढ़ा दिया हूँ, इसकी अवधि के बारे में पढ़ा दिया हूँ, और आगे भी मैंने सारे जितने भी ये टॉपिक्स हैं इसके सभी अवधियों का भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट कर रखा हूँ, तो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए मैं अभी फर्दर यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है? एंथ्रोपोजियोग्राफी शुरुआत में मैंने डिस्कस करा कि जो आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं, जिन्होंने मानव भूगोल, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन के रूप में मानव भूगोल को परिभाषित किया, उन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी कहीं कहीं आपको इसका नाम एंथ्रोपोलॉजी भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर एंथ्रोपोजियोग्राफी रहे चाहे एंथ्रोपोलॉजी रहे, आपका सही जवाब यही हो जाएगा। तो आपके फ्रेडरिक रैटजेल हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? अभी मैंने आपको बताया था, इसमें आपको सस्पेंस है जी। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक तो सर टेलर का काम होता है जोड़ना, और इन्होंने दोनों अवधारणाएं, जो आपकी पर्यावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा थी, जो आपकी पर्यावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा थी, और जो आपका संभववाद का अवधारणा था, संभववाद का अवधारणा था, इन दोनों को इन्होंने क्या किया? तो जोड़ दिया सर, प्लस कर दिया। तो ये बन गया आपका नौ निश्चयवाद की अवधारणा। और इसके प्रवर्तक यानी देने वाले कौन थे? तो सर ऑस्ट्रेलिया के ही एक भूगोलवेता, आपके कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के ये हैं कौन? ग्रिफिथ टेलर महोदय। रैटजेल से परिचित हैं, सैंपल से परिचित है, हंटिंगटन से भी आप परिचित हैं। रुको और जाओ, अभी मैंने आपको बताया था नौ निश्चयवाद को ही रुको और जाओ कहा गया। नौ निश्चयवाद को ही रुको और जाओ कहा गया कि देखो भाई तुम मनुष्य हो, तुम अपना विकास करो ना यार,
तुम बहुत विकास करो, संभावनाओं को जन्म दो, लेकिन ऐसा मत करो जैसे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर दे रहे हो, नदियों को तुम प्रदूषित करते जा रहे हो। तो ऐसा नहीं है, तुम प्राकृतिक चीजों का उपयोग करो, लेकिन एक लिमिट मात्रा में, ऐसा ना हो कि प्रकृति को भी क्या करना पड़े, तो प्रकृति को ज़्यादा नुकसान हो जाए, प्रकृति को ज़्यादा हानि पहुंचे। उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वो प्रकृति से ना तो स्वतंत्र होकर जी सकता है और ना ही बिल्कुल उसके मतलब उसके बिना जी सकता है, और उसके बिना भी नहीं जी सकता है, और उसकी सहायता से भी अपने विकास को कर सकता है। ये उनका कहना था। रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा तो ग्रिफिथ टेलर द्वारा दी गई, ध्यान रखने का। भूगोल का जनक माना जाता है तो सबसे ज़्यादा यूनानियों द्वारा जो है, आप देखिएगा मैथमेटिक्स में भी यूनानियों का ही बहुत बड़ा योगदान था। आप यहाँ पर बात कर लें भूगोल में भी तो यूनानियों का ही योगदान है। तो यूनान का बहुत ज़्यादा योगदान था, यानी ग्रीस इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ग्रीस जो देश है आपका, इसका योगदान बहुत ज़्यादा है। क्लियर, अगला ध्यान रखिएगा। जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है, तो ये वारेनियस द्वारा जो है वो जियोग्राफिया जनरलिस की रचना की गई, जिसमें भूगोल को विशिष्ट भूगोल के रूप में भी बांटा गया था। सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल के रूप में दो रूपों में विभाजित किया गया। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला सवाल आप देखेंगे। निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है जी? तो ऑप्शन ए है सैंपल, रैडजेल, रसेल, हंटिंगटन। तो मानव भूगोल से संबंधित कौन नहीं है भाई? तो मानव भूगोल, सैंपल ने मानव भूगोल का डिफाइन दिया ही दिया, तो इनका संबंध है। रैडजेल ने भी एक अपना डिफिनीशन प्रस्तुत किया है। रसेल क्या है, तो ये जो है इतिहासकार, 20वीं शताब्दी के ये प्रमुख क्या है, तो इतिहासकार हैं रसेल। तो रसेल आपके नहीं जवाब जाएंगे। एग्जाम में अक्सर ऐसे सवाल जो है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है कि कुछ चीज़ों का संबंध उनसे रहता है और कुछ का डायरेक्टली संबंध नहीं रहता है। तो चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी, जिसका संबंध ना रहे उसको फाइनली डायरेक्ट इलिमिनेट कर दीजिए, एंड दैट्स योर आंसर ब्रो। तो यानी रसेल आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका सवाल देखिएगा। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? मानव प्रकृति का दास है कहने का मतलब हो गया कि मानव का प्राकृतिकरण, यानी मानव का प्राकृतिकरण कह दे बच्चा, इसका मतलब हो गया कि आप ह्यूमनाइजेशन, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। ये किसके अंतर्गत? तो ये जो है ना आपका, आपने नाम सुना होगा एलन सी सैंपल का नाम। ये एलन सी सैंपल ये पुरानी जो है भूगोलवेता है, पुरानी भूगोलवेता है, तो पुरानी विचारधारा से संबंध रखती है। हालांकि रैडजेल क्या ही मतलब, ये रैडजेल से ही कह सकते हैं आपकी मोटिवेटेड हुई, रैडजेल से ही शिक्षा ग्रहण किए। आगे रैडजेल की चीज़ों को आगे इन्होंने एक्सप्लेन करा, तो इनके डेफिनेशन में भी ज़्यादा अंतर देखने के लिए आपको नहीं मिलता है। देखिए इन्होंने जो है वो मानव भूगोल को अपने तरीके से डिफाइन किया है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मतलब मनुष्य क्या है, तो क्रियाशील है, कार्य करते रहता है। पृथ्वी क्या है, तो अस्थाई है। पृथ्वी क्या है, अस्थाई। पृथ्वी भी स्थायी नहीं है। तो जब दो चीजें अस्थाई हों, आप भी लड़ाकू हैं और आपके सामने वाला व्यक्ति भी लड़ाकू है, तो जब दोनों लड़ाकू हैं तो लड़ाई तो होना वाजिब सी बात है ना, तो होती ही जाएगी। तो यहाँ पर मानव भी क्या है, तो क्रियाशील है, पृथ्वी क्या है, तो अस्थाई है। तो जब दोनों भाई परिवर्तन कर रहे हैं, दोनों गतिमान है, दोनों बदल रहे हैं, तो सिंपल सा बात है उसका प्रोडक्ट भी बदलेगा। तो सिंपल यही बात कहा इन्होंने कि ये जो है मानव भूगोल में हम लोग क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील यानी चेंजेबल जो आपका रिलेशन है, चेंजेबल रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि ये भी क्या होता है, बदलते रहता है। तो वही बात है, जब दोनों का नेचर जो है वो क्रूएल है, दोनों का नेचर लड़ाकू विमान वाला है, तो भाई मेरे प्रोडक्ट का भी तो नेचर वही ना आएगा, कहा जाता है ना। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर? तो ये जो है डेफिनेशन एलन सी सैंपल द्वारा यानी कुमारी सैंपल द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल देख लेंगे कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेता का संबंध संभववाद से है? संभववाद यानी नई विचारधारा। नई विचारधारा ये जो है फ्रांस के एक भूगोलवेता आपके हैं जिनका नाम है पॉल विडाल डी लाब्लास, और इन्होंने भी मानव भूगोल को अपने तरीके से डिफाइन कर दिया है मेरे भाई। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, संभववाद। अब देखिए 20 नंबर सवाल है, ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 1859 में लिखा गया। 1859 में डार्विन के द्वारा जो है लिखा गया ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ठीक है, ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। 21 नंबर है, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? अभी मैंने आपको बोला ना कि देखिए मैंने अवधि के साथ आपके जो भी भूगोल के अंतर्गत परिवर्तन आए, भूगोल के अंतर्गत जो भी अध्ययन किया गया, सबको मैंने क्लासिफाइड किया है विथ अवधि, यानी अवधि के साथ साथ, जिससे कि आपके ऑब्जेक्टिव अच्छे खासे बने, ऑब्जेक्टिव में आपके मार्क्स अच्छे आए और आप चीजों को
को अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो उत्तर आधुनिकतावाद। क्या भाई मेरे भाई? तो उत्तर आधुनिकतावाद के दौर के रूप में माना जाता है। अगला सवाल है कि मानव का प्राकृतिकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, मानव का प्रकृतिकरण का क्या अर्थ है? मनुष्य का प्रकृतिकरण हो रहा है। तो ऑप्शंस को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे सवाल याद करने वाले हैं नहीं। जब आपके पास कंसेप्ट है तो इन चीज़ों को आप टैकल कर सकते हैं, चीज़ों को आप ट्रैक कर सकते हैं और आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को ट्रैक करना सीखिए। ट्रैक करना कैसे ट्रैक कर सकते हैं भाई? तो सर ट्रैक करने का तरीका है। कैसे ट्रैक करेंगे? ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे। और जब सवाल जब समझ में आता है ना, जब आपको किसी भी सवाल का सवाल ही समझ में आ जाए तो समझिए कि 80% वहीं पे सॉल्यूशन आपका हो जाता है। बस अब 20% आपका बच जाता है कि आपका दिमाग जो है वो कितना एक्टिव है, कितना कॉग्निटिव है, आप कितना क्यूरियस है उस सवाल के प्रति, आप उसका आंसर फिर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि मानव का प्राकृतिकरण यानी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का क्या अर्थ है? तो मानव द्वारा प्रकृति पर विजय पाना। जब मनुष्य प्रकृति पर विजय पाएगा तो मानव का प्रकृतिकरण कैसे होगा? सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इलिमिनेट, टर्मिनेट, कैंसल। अगला दूसरा ऑप्शन, आदिम समाज का प्रकृति के नियमों के अनुसार पूरी तरह ढल जाना। या आदिम समाज यानी पुराने समाज, पुराने लोगों का प्रकृति के नियमों के अनुसार पूरी तरह ढल जाना। बिल्कुल, तो ये आपका जो होता है वो मानव के प्राकृतिकरण। हालांकि और दो ऑप्शंस हैं तो इनको भी देख लेते हैं भाई। प्रकृति का विनाश करना नहीं, प्रकृतिकरण में क्या होता है? प्रकृति को तो बिल्कुल माता की तरह पूजना, प्रकृति की प्रचंडता से भयभीत होना। ठीक है, तो ये चीजें इसके अंतर्गत आती है। महाभारत का वो दृश्य आपको याद हो गया जब माता ने कहा था कि हे पुत्र मुझे प्यास लगी है, और सारे पुत्र पानी लेने गए थे और यक्ष का जवाब न देने पर आपको पता होगा मूर्छित होकर वहीं पे पुत्र उनके गिर जाते थे। यानी कि आपने फिर बाद में देखा होगा कि किस तरह से उनके बड़े पुत्र जाते हैं और जाने के बाद पहले नदी सरोवर को प्रणाम करके फिर आगे बढ़ाते हैं और सबका जीवन वरदान मांगते हैं। तो ये चीजें हैं। तो वो कब की कहानी है? आदिम समाज की कहानी है। आगे की कहानी है तो वो चलता था मानव का प्राकृतिकरण। क्लियर कंसेप्ट? अगला सवाल देखेंगे, मानव प्रकृति का दास है। मनुष्य क्या है? प्रकृति का दास है, यानी कि जी हजूरी किसके सामने? प्रकृति के सामने, यानी कि प्रकृतिकरण। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यानी कि ये निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद। देख रहे हैं अब कैसे सवाल पकड़ा रहा है? बस सवाल आ रहा है आपके सामने और आंसर आ जा रहा है। भाई चैप्टर आप नहीं भी पढ़े हुए होंगे ना, जितना मैंने एक्सप्लेन कर लिया उतने में तो आप सवाल को पकड़ ले रहे होंगे। देखिए जैसे ये 23 नंबर सवाल देखिए कैसे पकड़ा जा रहा है। मानव जो है प्रकृति का दास है, यानी प्रकृति का दास यानी प्रकृति के सामने क्या कर रहा है? गिड़गिड़ा रहा है, प्रणाम कर रहा है, झुक रहा है, यानी कि प्रकृतिकरण हो गया। यानी प्रकृति क्या है? तो मालिक है। ठीक है, मालिक है, सर्वोपरि है। तो यहां पर आपका क्लियर हो गया निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है? लोगों और पर्यावरण यानी जो हम मनुष्य हैं और हमारी जो ये वातावरण है, पर्यावरण है, इसके बीच का एक सबसे बड़ा इंट्रैक्शन क्या है? तो ये जब टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, प्रौद्योगिकी जब आई, तो मनुष्य का और ये जो वातावरण है इसके बीच में जो है वो एक बहुत ही बड़ा कारक बना। अन्योन्य क्रिया का कारण कौन बना? प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। आज प्रौद्योगिकी की सहायता से ही आप मुझे अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, लैपटॉप के स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, किसकी सहायता से? प्रौद्योगिकी की सहायता से। ये किसकी देन है? प्रौद्योगिकी की देन है, टेक्नोलॉजी की ही देन है। तो प्रौद्योगिकी आपके सही जवाब हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों मानव बुद्धिमत्ता लगा देंगे। नहीं मेरे बच्चे, लोगों का अनुभव जी नहीं सरकार, मानवीय विचारधारा जी नहीं गुरु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 25 नंबर है, प्रकृति का मानवीयकरण, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब जस्ट अपोजिट। अब इसका आंसर कर दीजिए ना। बिल्कुल सर, ऑप्शंस तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसे सवालों में ऑप्शंस को बिल्कुल गहराई के साथ दिमाग को पूरा एक्टिव करके पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए, प्रकृति का मानवीयकरण, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर किससे दर्शाता है? तो मानव का प्रकृति के डर से रहना। मानव का प्रकृति के डर से रहना। इसमें काहे डरेगा भैया? ये क्या है कि प्रकृति का मानवीयकरण हो रहा है, प्रकृति इसके सामने झुक रही है ना। तो यहां पर तो ये आगे है, यहां पर क्या है? तो ये आगे है ना। तो प्रकृति का मानवीयकरण जो है किससे दर्शाता है? मानव की प्रकृति के डर रहना नहीं, तकनीकी विकास द्वारा मानव का प्रकृति की बंदिशों को कम करना। याद आ गया? ठंडे प्रदेशों में जाकर कार का जो है वो हीटर चला के वहां गर्मी लाना, बरसात के दिनों में पुल बनाकर नदियों को पार कर जाना, गर्मी के दिनों में एसी चलाकर कमरे का तापमान कम कर देना।
है ना। बरसात के दिन में गुफाओं में ना छिपकर अपने लिए घर बनाकर रह जाना। अब बरसात क्या क्या, गर्मी क्या जा रहा, ठीक है, ठंड के दिनों में घर में हीटर चला लेना। तो ये सब क्या हो गया, प्रकृति की बंदिशों को मनुष्य ने क्या किया, कम किया। किसकी सहायता से, तकनीकी की विकास से, प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से। सो आवर राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। प्रकृति की पूजा करना, ये प्रकृतिकरण में आएगा। जंगलों को काटना, ये तो आपका भी जंगलों को काटना भी नहीं सटीक आंसर दर्शाता है। अगला देखिएगा, मानव भूगोल का विभाजन या यूं कहें कि क्षेत्रीय विभेदन किस दशक में हुआ। तो मानव भूगोल का जो है क्षेत्रीय विभेदन किस दशक में हुआ था, इसका आंसर कीजिएगा सभी लोग। ऑप्शन आपके समक्ष हैं, 1910 के दशक में, 30 के दशक में, 50 के दशक में या 1970 के दशक में। तो सही जवाब हो जाएगा 1930 के दशक में क्या हुआ, तो मानव भूगोल का विभाजन यानी क्षेत्रीय विभेदन हुआ था। क्लियर। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से जो मानव भूगोल का अंग नहीं है वह है। आप क्लियर कर दीजिए ना। जनसंख्या भूगोल, जी सर अंग है सर। कृषि भूगोल अंग है सर। जलवायु विज्ञान, नहीं सर। नगरीय भूगोल, बिल्कुल अंग है सर। यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जलवायु विज्ञान जो है नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं बोला है, इस पे भी तो ध्यान दिया कीजिए। नौ निश्चयवाद क्या दर्शाता है, ऑप्शन को जरा पढ़िए, आंसर कीजिए। प्रकृति पर पूर्ण विजय, पूर्ण विजय नहीं रे पगले, संभववाद दर्शाता है। प्रकृति की पूर्णाधीनता, अधीनता क्यों भाई, ये तो पर्यावरणीय निश्चयवाद, तू भी चला जा। ना तो प्रकृति की पूर्ण अधीनता और ना ही पूर्ण स्वतंत्रता, यानी संतुलन, बैलेंस बनाए रखना टेलर का काम है, कपड़े को जोड़ना, यानी यहाँ पर नौ निश्चयवाद, यानी कि ना तो प्रकृति की पूर्ण अधीनता और ना ही पूर्ण स्वतंत्रता यानी संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन सी आपका। 29 नंबर सवाल है कि आदिम मानव सवार और सशक्त भौतिक पर्यावरण प्रकृति के बीच होने वाली अंतःक्रिया को क्या कहा गया है। ऑप्शन है पर्यावरण का मानवीकरण, पर्यावरण का प्रकृतिकरण, पर्यावरण का वैज्ञानिकरण या पर्यावरण का निश्चयवाद। तो आप देखिए, जब पुरानी सभ्यता थी, पुराने समय थे, आदिम मानव समाज और ये जो भौतिक पर्यावरण है इनके बीच क्या होता था, अंतःक्रिया होता था, इसको कहा गया पर्यावरणीय निश्चयवाद। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला है प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही मानव तकनीक का विकास कर पाया। इसके सबसे सटीक उदाहरण क्या है, तो जैसे देखिए मनुष्य क्या किया, पहले प्रकृति के नियमों को समझा और फिर तकनीक का विकास कर पाया। ऑप्शन ए है घर्षण और ऊष्मा के नियमों से आग की खोज। देखिए घर्षण और ऊष्मा के ही नियम से आग की खोज हुई, बिल्कुल सही बात है। डीएनए और अनुवांशिक के रहस्यों से बीमारियों पर विजय, ये भी सही बात है। वायु गतिक के नियमों से तीव्र गति के वाहनों का विकास, ये भी सही बात है। तो उपरोक्त आपके सभी सही जवाब हो जाएंगे। एनसीईआरटी का सारा एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने डाल रखा है, क्यों, ताकि आपका पूरा एनसीईआरटी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मध्य भारत के अबूझमार जंगलों में रहने वाले बेंदा का चरित्र एनसीईआरटी में मानव और प्रकृति के किस संबंध को दर्शाता है। बेंदा जो जंगल के फलों को खाकर अपना गुजर बसर करता है, गुफाओं में रहता है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, पर्यावरणीय निश्चयवाद यानी मानव का प्रकृतिकरण के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। यही दूसरा जो था आपका ट्रानहाइम वाला, तो ट्रानहाइम नॉर्वे में रहने वाले नाओमी का चरित्र जो सर्दियों में भी अपनी कार में कृत्रिम रूप से गर्म तापमान रखती है और गर्मियों में आयातित फल खाती है, भूगोल की किस विचारधारा को दर्शाता है। यानी यहाँ पे संभावनाओं को जन्म दिया जा रहा है। ठंड के दिन में भी हीटर का प्रयोग करके ठंड को क्या किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है मेरे भाई, दूर किया जा रहा है। तो ये चीजें आपको क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। तो क्या हो जाएगा, ये संभववाद को जन्म दे रहा है। अगला देखिएगा, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति 1950 से 60 का दशक, तो मैंने आपको बताया है। तो मात्रात्मक क्रांति जो है के दौर किस दशक में आया, जिसके तहत कंप्यूटर और सांख्यिकी का प्रयोग बढ़ा, तो 1950 से 1960 के बीच का दशक, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो टाइम पीरियड था। अगला देखिएगा, किसी भी समाज में सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक क्या होता है, तो वहां का प्रौद्योगिकी किसमें, यानी कि वहां की प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी जो होती है, वो विकसित की गई टेक्नोलॉजी ही जो होती है वो समाज का और सांस्कृतिक विकास का सूचक होता है। मैंने बताया है कि जब पर्यावरणीय निश्चयवाद ज्यादा होगा तो लोग संस्कृति को मानेंगे, जैसे आज का समय देखिए, आज क्या है, आज लोग संस्कृति नहीं, आज मानव सभ्यता का विकास हो रहा है। संस्कृति का विकास, संस्कृति का विकास नहीं हो रहा है। आज क्या हो रहा है, सभ्यता का विकास हो रहा है। तो सभ्यता का विकास कब होगा, जब लोग संभावनावाद यानी प्रौद्योगिकी पे जब आश्रित होंगे तो सभ्यता का विकास होगा। लेकिन जब प्रकृति पे लोग आश्रित रहेंगे तब केवल क्या हो जाएगा, संस्कृति का विकास होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला देखिएगा सवाल, ग्रिफिथ टेलर ने नौ निश्चयवाद के माध्यम से किस भयानक स्थिति से बचने की चेतावनी दी थी। तो ऑप्शन है पर्यावरण की अत्यधिक क्षति और संकट, जैसे ओजोन परत का क्षय, ग्लोबल वार्मिंग,
जनसंख्या की कमी, अंतरिक्ष यात्राओं का रुकना, उद्योगों का बंद होना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पर्यावरण की अत्यधिक क्षति और संकट, जैसे ओजोन परत का क्षय, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत के क्षय के कारण देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के कैंसर का जो मुख्य कारक है यही है। ठीक है, इतनी सी छिद्र के कारण आप समझिए कि पूरे विश्व में आज अगर देखा जाए तो लगभग 80% 90% घरों के कम से कम एक व्यक्ति कैंसर से ग्रसित है। कैंसर से क्या है तो ग्रसित है, बस समझ जाइए। तो उसका मोस्ट जो आप कह सकते हैं कि ओजोन परत का जो क्षय होना ये बहुत ही, और ये क्लोरोफॉर्म जो कार्बन निकलता है, आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम आपने सुना होगा। तो ये जो जैसे हम लोग एसी का प्रयोग कर रहे हैं, फ्रिज का प्रयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर का, परफ्यूम का, तो इससे जो गैस निकलती है वो जाकर मतलब समझ सकते हैं आप पूरे पृथ्वी में इतना सा ओजोन परत का मतलब अगर क्षय होना, समझिए कितनी बड़ी बीमारियों को क्या हो रहा है, जन्म दे रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना घातक हो सकता है। ठीक ना, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो मेरे दोस्त, मैंने टोटल कितने सवाल कराए इस चैप्टर से? 35 सवाल। इस चैप्टर से अब आप जाइए, अब आप जितना पावर लगाना है लगा लीजिए, एकदम जितना पावर लगाना है लगा लीजिए। अब मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस चैप्टर से आप जो है नए सवाल नहीं निकाल पाएंगे। सवाल अगर निकालेंगे भी तो कंसेप्ट वही रहेगा। जितने कंसेप्ट मैंने सवाल करा दिए मेरे भाई, इससे आप नए सवाल अब नहीं निकाल पाएंगे इस चैप्टर से। दम है तो निकाल कर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर कोई व्यक्ति नया सवाल निकाल देता है इस चैप्टर से, और वो भी ऐसा कंसेप्ट जो मैंने नहीं बताया है, तब मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपसे बन सकता है तो सवाल निकाल कर कमेंट सेक्शन में मारिए। और दूसरे बात, जो बच्चे पूरे क्लास को किए हैं वो लास्ट में एक अपना प्यारा सा कमेंट कर देंगे, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चों ने है लास्ट तक यानी पूरी वीडियो को देखा है और पूरा पढ़ाई किया है। क्योंकि बच्चे जो हैं, आज का क्या टाइम है, रील्स का समय चल रहा है, इतना रील्स में मशगूल हो जा रहे हैं कि शॉर्ट्स वीडियो की इतनी आदत पड़ गई, एक लॉन्ग वीडियो तो देखने का समय ही नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे ना जो अभी मुझे 2x मोड में देख रहे होंगे, तो 2x मोड में भी देखने वाले कमेंट करेंगे कितने व्यक्तियों ने 2x मोड में देखा और कौन जो है वो पूरा इस वीडियो को देखे हैं। तो एक बार कमेंट सेक्शन में लास्ट में आप जरूर से जरूर लिखिएगा कि हाँ सर मैं लास्ट तक रहा, या कुछ ऐसा संदेश दीजिए जिससे कि पता चले कि आपने लास्ट तक देखा है वीडियो को, या 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, इससे ही मुझे पता चल जाए कि हाँ आप लास्ट तक वीडियो को देखे हैं। तो उम्मीद है मेरे भाई आपको सारे सवाल जो है बिल्कुल बेहद ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई सवाल ना समझ में, ऐसा तो कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास है कि मैं समझा सकता हूं, समझाने में माहिर हूं। और उम्मीद है कि आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे, और सॉफ्ट स्टडी ऐप को अवश्य डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपको टेस्ट भी, पीडीएफ भी सब चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखते ही हैं टेलीग्राम कब बंद हो जाता है, व्हाट्सएप कब बंद हो जाता है। इससे अच्छा है अपना सॉफ्ट स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि मेरे भाई आपको अच्छा लगा हो। तो इसी तरह से अपने इस चैनल को बहुत सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और संख्या को बढ़ाते रहिए। आप हैं तो हम हैं, आपका सपोर्ट जो है बेहद ही जरूरी है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग फिर से अपने अगले क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ और नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।